सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज का जो हमारा लीड कोड का प्रॉब्लम है वो है हमारा 2684। क्वेश्चन नंबर 2684, जिसका नाम है मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स इन अ ग्रिड। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को सीरियसली बता रहा हूं आपको, ये अमेजोन ने लास्ट 6 मंथ के अंदर ही 2 बार पूछ लिया है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे बहुत अमेजोन या फैंग कंपनियां पूछती है। ये पैटर्न का आपको पूरा समझा दूंगा कि कैसे सॉल्व होता है। कि आज के बाद अगर आपको कोई भी ऐसा ग्रिड का क्वेश्चन मिला तो लिटरली बता रहा हूं, आप ये क्वेश्चन खुद कर लोगे। मैंने इसके बहुत अच्छे से स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। अगर आप ये देखो, इन स्टेप्स को अगर आपने डायरेक्टली फॉलो करा, कोड अपने आप लिख लोगे। और उसके बाद आपके ड्राई रन के लिए पूरा का पूरा एक एग्जांपल है, जिसमें आपको ड्राई रन करके समझाऊंगा कि कोड को समझने में कैसे आपको इजी हो सकता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस सीरियसली कर लो, क्योंकि 25 सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है। अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपके फ्रेंड्स भी करते हैं ये अपनी लीड कोड के क्वेश्चंस, तो उनको भी शेयर करना, सो दैट कि वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, हमारे क्वेश्चंस को फॉलो करें और एक पैटर्न निकाल पाए हर क्वेश्चन को करने का, सो दैट कि एक टाइप के क्वेश्चन का आप अपने आप निपटा लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं। मीडियन मार्क्ड है, बट इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे अगर मेरी वीडियो को देखा। अब आपको जल्दी से क्वेश्चन समझा देता हूं। करेंगे हम इसको रिकर्जन के थ्रू पहले और फिर डीपी में कन्वर्ट कर देंगे। आपको पता ही है, रिकर्जन और डीपी में बस 2 लाइन का फर्क होता है अगर आप मेमोराइजेशन का कोड लिखते हो डीपी के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको डीपी नहीं आती तो आप ये क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अगर आपको बेसिक रिकर्जन का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप पहले इस क्वेश्चन को समझ जाओगे और फिर रिकर्जन को कैसे डीपी में कन्वर्ट करते हैं वो स्टेप्स भी मैं आपको कोड के टाइम पे समझा दूंगा। तो इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको कुछ भी इशू आएगा रिवाइंड करके देखना। बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कंपनियां पूछती हैं। अच्छी कंपनी में जाना है तो इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस को आपको देखना पड़ेगा। जल्दी से क्वेश्चन समझते हैं। आपको रो जो है, रो वाइज इटरेट करना है। सबसे पहले आपको इस रो में चलना है और इस रो में आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। 2 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो। आपको किसी भी नंबर से स्टार्ट करना है और आपको मूव्स करना है। आपको चलना है। आप चलने के आपके 3 डायरेक्शन है। या तो आप राइट चलोगे, या तो आप डायगनली अप राइट चलोगे, या तो आप डायगनली डाउन राइट चलोगे। आप इन्हीं 3 डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। कौन से 3 डायरेक्शन है? या तो करेक्ट राइट, डायगनली अप राइट, डायगनली डाउन राइट। ये 3 डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। ऐसे डायरेक्शन में आपको मूव करना है, बट एक कंडीशन और फॉलो करनी है साथ में, कि आप जो भी एलिमेंट पे जा रहे हो वो एलिमेंट आपके करंट एलिमेंट से बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां से ऊपर जा रहे हो, अभी तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां से ऊपर जाते हो और वो एलिमेंट 2 से बड़ा होता, समझ लो 3 होता, तब भी आप इस रास्ते को अपना सकते हो। अगर वो एलिमेंट अपने करंट एलिमेंट से भी छोटा है, आप उस रास्ते को नहीं फॉलो कर सकते। इस तरीके से आपको अपना रास्ता चलते जाना है और आपको एक स्टेप्स काउंट करने हैं कि सबसे पहले आप यहां से यहां गए तो 1 स्टेप हुआ, यहां से यहां गए तो 2 स्टेप हुए, यहां से यहां गए तो 3 स्टेप हुए। ऐसे आपको हर बार स्टेप्स काउंट करने हैं और आपको मैक्सिमम कितने स्टेप्स आप चल सकते हो ये रिटर्न करना है। तो इस क्वेश्चन के केस में अगर आप यहां से चलते हो तो यहां से आप यहां जाओगे तो 1 स्टेप काउंट होगा, यहां से अगर आप यहां जाओगे तो 2 स्टेप काउंट होंगे और यहां से यहां जाओगे तो 3 स्टेप काउंट होंगे। इसके बाद आप जहां कहां भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप यहां तो ना तो डायगनली अप जा सकते हो, ना यहां पे जा सकते हो, ना डायगनली डाउन जा सकते हो। तो इसके बाद मतलब आपका मैक्सिमम जो आंसर होगा वो 3 होगा। यहाँ पे मैंने गलती से 4 लिख दिया है, इसको आप 3 मान लो। ठीक है। तो आपका जो आपका स्टेप्स होंगे वो यहाँ पे आपके 3 कहलाएंगे। ठीक है। तो आपके जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे आपके 3 स्टेप्स होंगे। पहला यहाँ से यहाँ तक का 1 स्टेप, यहाँ से यहाँ तक का दूसरा स्टेप, यहाँ से यहाँ तक का तीसरा स्टेप। तो आपका आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आंसर को आप यहाँ पे 3 मान सकते हो। मैं 3 लिख देता हूँ। अब आपको जल्दी से इसका ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि कैसे हम रिकर्जन के थ्रू इसको समझेंगे, सो दैट आपको रिकर्जन का समझ आ जाए कंसेप्ट, और उसके बाद आप इसके स्टेप्स को फॉलो करो। ये स्टेप्स अगर आपने फॉलो करे, कोड अपने आप लिखोगे इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस का, मैं गारंटी से बता रहा हूं। ठीक है। अब स्टेप्स पे चलते हैं यार। आपको सबसे पहले कॉमन सी चीज, जो चीज बताई भी आपको वही चीज फॉलो करनी है। क्वेश्चन में सीधा बोला हुआ है कि भैया आप इनमें से किसी भी एलिमेंट से शुरू कर सकते हो। या तो 2 से कर सकते हो, या तो 4 से कर सकते हो, या तो 3 से कर सकते हो, या तो 5 से कर सकते हो। अगर आप अपना दिमाग लगाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई मैं एक काम करता हूं, पहले 2 से चलना शुरू करता हूं। यहां से मैं कहां तक जा सकता हूं? 2 से मैं कहीं भी जा सकता हूं। मैं समझ लो यहां से ऊपर का रास्ता अपनाता हूं, ये रास्ता अपनाता हूं, या ये रास्ता अपनाता हूं। मैं जो भी रास्ता अपना रहा हूं, 2 से एक आंसर मेरा मैक्सिमम निकल के आएगा कि भाई 2 से शुरू करके मैं मैक्सिमम इतने स्टेप्स ही जा सकता हूं। ये मेरा 2 से निकल के आएगा। ऐसे ही मेरा एक आंसर 4 से निकल के आएगा कि भाई अगर मैं 4 से शुरू करता हूं तो भाई मैं मैक्सिमम इतने ही स्टेप्स जा सकता हूं। समझ लो मेरा 2 से मैक्सिमम स्टेप आए x, 4 से मैक्सिमम स्टेप आए y। ऐसे ही मैं 3 से स्टार्ट करूंगा तो 3 से भी चलूंगा, या तो यहां जाऊंगा या तो यहां जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, मगर 3 से भी मेरा एक आंसर निकल के आएगा। तो 3 से भी मैक्सिमम स्टेप्स मेरे जितने निकल के आएंगे वो भी एक आंसर होगा। ऐसे ही 5 से भी मेरे मैक्सिमम स्टेप्स निकल के आएंगे। तो मेरा 2 एक मैक्सिमम स्टेप देगा, 4 देगा, 3 देगा और 5 देगा। इन चारों के जो में से भी जो भी सबसे बड़ा होगा वो मेरा आंसर होगा।
सिंपल। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं 2 से चलना शुरू करता हूं और 2 से चल के एक आंसर लेके आता हूं, फिर 4 से चल के एक आंसर लेके आता हूं, फिर 3 से चल के एक आंसर लेके आता हूं, फिर 5 से चल के एक आंसर लेके आता हूं। तो बेसिक क्या करूंगा मैं, 2 से चलता हूं तो मैं इसमें एक फॉर लूप लगा देता हूं, यहां से यहां तक की, मतलब 2 से 5 तक की, कि मैं 2 का तो खुद करके दिखा दूंगा, बाकी चीज फॉर लूप के अंदर चलेगा। तो पहले 2 के से निकाल लेगा रास्ता, फिर 4 से निकाल लेगा रास्ता, फिर 3 से निकाल लेगा, फिर 5 से निकाल लेगा। ठीक है, इतना आई गेस आपको समझ गया। अब मैं आपको जल्दी से 2 से रास्ता फॉलो करके दिखाता हूं कि कैसे आप रिकर्जन के थ्रू समझ सकते हो कि हाँ ये रिकर्जन से ही होना है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 से चलने का स्टार्ट करते हो तो आप यहां से चलोगे सबसे पहले। अब आपके पास दो रास्ते चलने के लिए, या तो आप राइट चलोगे, डायगनली आप जा नहीं सकते तो डायगनली डाउन जा सकते हो। तो दोनों में से कोई एक रास्ता पहले फॉलो करेंगे। तो मान के चलते हैं अगर हम डायगनली नीचे वाला रास्ता फॉलो करते हैं, ठीक है, कौन सा रास्ता, ये वाला रास्ता अगर मैंने फॉलो करा, तो आप देखो क्योंकि मेरा डायगनली डाउन का एलिमेंट 4 है जो कि 2 से बड़ा है, तो स्टार्टिंग में मेरा एक स्टेप में चल सकता हूं। यहाँ पे मैं इसको थोड़े ब्राइट पेन से लिख लेता हूं, एक स्टेप में यहाँ पे चल सकता हूं। 2 से 4 में गया, एक स्टेप चल गया। क्या मैं 4 से राइट जा सकता हूं, ऊपर जा सकता हूं, नीचे जा सकता हूं? अब आप नोटिस करो, 4 से आप ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि 4 से 3 जो है छोटा है, तो ऊपर तो नहीं हो सकता। नीचे का भी 2 जो है वो 4 से छोटा है, नहीं हो सकता। राइट जा सकते हो, क्यों राइट जा सकते हो, क्योंकि 9 जो है वो 4 से बड़ा है, तो राइट हम जा सकते हैं। तो मैं 4 से राइट जाऊंगा तो मेरा एक और स्टेप ऐड हो जाएगा, तो मैं 4 से राइट गया, यहां पे आ गया। अब मैं करंट स्टेप मेरा यहां पे है। अब आप यहां से नोटिस करो, क्या मैं यहां से ऊपर जा सकता हूं, 5 है, 9 से छोटा है, नहीं जा सकता। राइट जा सकता हूं, 3 है, 9 से छोटा है, नहीं जा सकता। क्या मैं यहां जा सकता हूं, 11 है और 9 से बड़ा है, तो मैं यहां पे जा सकता हूं, तो मेरा एक और स्टेप यहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद हम चलते हैं 11 पे आ गए। अब आपको 11 पे चेक करना है। 11 पे आप डायगनली ऊपर नहीं जा सकते, राइट में नहीं जा सकते, डायगनली नीचे नहीं जा सकते। दैट मींस 11 के आगे आप कहीं नहीं जा सकते। ये आपका इस रास्ते का फाइनल आंसर है। तो अगर आपने ये वाला रास्ता अपनाया, नीचे वाला, तो आपने 2 से अगर ये वाला रास्ता अपनाया, कौन सा रास्ता मैं आपको बता देता हूं हाईलाइट करके, ये वाला अगर आपने रास्ता अपनाया, यहां से यहां, यहां से यहां और ये अगर आपने रास्ता अपनाया, तब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 + 1 + 1, मतलब 3 स्टेप में आप यहां पहुंच गए। अब मैं आपको दूसरा रास्ता अपनाता हूं। 2 से हमारे चलने के दो रास्ते थे, एक तो ये वाला था, ये हमने अपना लिया तो इसका काम खत्म। अब एक राइट वाला रास्ता है, राइट वाले रास्ते पे चलते हैं। राइट वाले रास्ते पे भी आप 2 से 4 जा सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। तो आपने एक स्टेप ले लिया। अब 4 से 3 नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते, ओनली नीचे जा सकते हो, तो नीचे जा सकते हो, तो 9 पे चले गए। 9 पे आपने एक और स्टेप ऐड कर दिया। अब 9 से ऊपर नहीं जा सकते, राइट में नहीं जा सकते, नीचे जा सकते, तो एक और स्टेप आपने यहाँ पे 11 पे आके ऐड कर दिया। अब 11 पे आए, 3 स्टेप हो गए, क्योंकि 11 से ना तो आप राइट डायगनली ऊपर जा सकते हो, ना डायगनली राइट जा सकते हो, ना डायगनली डाउन जा सकते हो, तो ये तीनों स्टेप आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी आपका आंसर 3 निकल के आता है। तो 2 के केस में आप दो रास्ते फॉलो कर सकते थे, एक तो ये वाला रास्ता पाथ 1, एक ये वाला रास्ता पाथ 2। दोनों रास्ते के केस में आपका आंसर जो है वो 3 निकल के आ रहा है। दैट मींस आप 2 से कोई सा भी रास्ता अपना लो। मैं आपको एक बात बताता हूं, दैट मींस क्या निकल के आई कंक्लूजन, कि अगर आप इस रास्ते से कोई सा भी रास्ता अपना लो, आपका जो मैक्सिमम आंसर आप निकाल सकते हो इस 2 से स्टार्ट करके, अगर आपने 2 से स्टार्ट करा, मैक्सिमम आपका आंसर जो आ सकता है वो आ सकता है 3। तो आपने यहाँ पे दोनों में 3 निकाले थे, ऊपर पाथ 1 से भी, नीचे पाथ 1 से भी, दोनों सेम है, तो मतलब मैक्सिमम 3 का 3 होता है। तो 2 से चल के आप मैक्सिमम आंसर 3 निकाल सकते हो। अब एक काम करते हैं, अब हम 4 से चलने का ट्राई करते हैं। तो एक बार ट्राई करते हैं हम 4 से चलने का। तो अब मैं यहां से चल रहा हूं। अब 4 से मैं ना तो यहां चल सकता, ना ऊपर चल सकता, क्योंकि ऊपर कोई है नहीं, राइट में छोटा है, नीचे जरूर चल सकता हूं। तो मैं 9 पे आया, 4 से 9 गया, तो मेरा एक स्टेप लग गया। अब मैं 9 से ना तो 5 जा सकता हूं क्योंकि छोटा है, ना 3 जा सकता हूं, बट 11 जा सकता हूं। तो 9 से 11 गया, एक स्टेप लग गया। अब 11 से ना तो ऊपर, ना तो राइट, ना तो नीचे, तो तीनों कंडीशन नहीं हो सकती। दैट मींस मैं अगर 4 से ये वाला रास्ता अपनाता हूं तो मैं बस 2 ही स्टेप्स चल सकता हूं, 2 ही स्टेप चल सकता हूं। क्या मेरे पास 4 के अलावा और कोई रास्ता है इसके अलावा? तो अब आप देखो, ना तो आप ऊपर जा सकते थे, ना इधर जा सकते हो, और ये वाला रास्ता आपने एक्सप्लोर कर लिया है। दैट मींस आपके पास 4 से चलने का आपके पास एक ही रास्ता है जो आपको आंसर लाके दे रहा है 2। तो 4 से हमारा मैक्स आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, अब हम 3 से ट्राई करते हैं। अब 3 से चलेंगे। 3 से ना तो ऊपर जा सकते हैं, राइट में जा सकते हैं, नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि नीचे आपका 3 है। तो अब अगर आप राइट में चलते हो तो राइट में आप 5 पे आओगे, तो यहां पे हम हटा लेते हैं इसको। अब मैं यहां से अगर 3 से 5 जाऊंगा तो मेरा एक स्टेप लगेगा। अब मैं 5 से देखता हूं, ना तो आप ऊपर जा सकते हो, ना इधर जा सकते हो, ना इधर जा सकते हो। ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है, राइट में कोई एलिमेंट नहीं है, डाउन में कोई एलिमेंट नहीं है। दैट मींस अगर आप 3 से चलना शुरू करते हो तो आप 3 से बस एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, वो भी राइट में, और उसमें मूव करके आप मैक्सिमम जितने स्टेप चल सकते हो 1। तो यहां पे भी मैं 3 का मैक्सिमम आंसर लिख लेता हूं।
3 का मैक्सिमम आंसर मेरा हो जाएगा 1। अब 5 से आप देखो, 5 से ना तो आप ऊपर चल सकते हो, ना राइट में चल सकते हो, ना नीचे चल सकते हो, तो 5 से आपका आंसर आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे मैक्सिमम आंसर आपका 0 हो जाएगा। अब ये जितने भी आपने आंसर निकाले हैं, 2 से चल के मैक्सिमम आंसर 3 है, 4 से चल के मैक्सिमम आंसर 2 है, 3 से चल के मैक्सिमम आंसर 1 है और 5 से चल के मैक्सिमम आंसर 0 है। इन चारों आंसर में से मैक्सिमम आंसर क्या है? तो 3 आपको साफ-साफ दिख रहा है कि इन चारों में से 3 सबसे बड़ा आंसर है, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर भी आपका 3 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं आपको यहां से ऐसे करके लिख इसको, इसमें से आपका मैक्सिमम आंसर है जो कि 3 है, तो आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर जो रहेगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिकर्जन के थ्रू समझ आ गया होगा कि आपको पहले हर एक एलिमेंट के थ्रू मैक्सिमम आंसर निकाल के लाना है और उनमें से मैक्सिमम जो होगा वो आपका वो आंसर होगा। आपको पता है चलने के क्या तरीके हैं, या तो ऊपर चलोगे, या तो राइट चलोगे, या तो नीचे चलोगे, बस गिवन द कंडीशन कि आप जहां चल रहे हो वो एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट मींस ऊपर ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ऊपर रास्ता ही नहीं है, या फिर वो एलिमेंट उस अलोंग विद वो एलिमेंट जो है अपने करंट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो भैया आप उस जगह पे रास्ते पे चल सकते हो। ऐसे आपको सारे रास्ते चलने हैं और सारे रास्ते चल के आपको मैक्सिमम आंसर निकालना है और उस आंसर को स्टोर करना है और बस यही आंसर आपका फाइनल आंसर होगा। अब ये आपके स्टेप्स है, कुछ जल्दी से छोटे छोटे स्टेप्स लिखे। आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम एनी सेल इन द 0th रो, तो किसी भी सेल से आप शुरू कर सकते हो और आपको हर एक सेल पे ट्रेड करके आंसर लाना है। आपको कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करना है और मूव करते चलना है। मतलब आपको जो कंस्ट्रेंट गिवन है कि आप इन्हीं 3 डायरेक्शन में चल सकते हो, इन तीनों डायरेक्शन में चलना है, अलोंग विद आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों कंस्ट्रेंट को फॉलो करके आपको मूव करना है। और अगर फर्दर मूवमेंट पॉसिबल है तो करंट आंसर, मतलब अगर फर्दर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब आप एक जगह पे पहुंच गए जहां से आपको तीनों डायरेक्शन में कहीं पे भी मूवमेंट नहीं मिल रही है, तो आपका जो करंट स्टेप्स काउंट है, आपका जो भी करंट स्टेप काउंट है उसे आप एक आंसर वेरिएबल में स्टोर करके रिटर्न कर दो। और ऐसे ही आप जितने भी आंसर स्टोर करोगे उनमें से भी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका करंट फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स अगर आपको फॉलो अपने दिमाग में रख लिए, इसी को सोच के अगर आपने अपना कोड का स्ट्रक्चर बनाया, तो कोड का स्ट्रक्चर बिल्कुल इन्हीं 4 स्टेप्स के थ्रू बनेगा। मैं आपको जल्दी से कोडिंग एनवायरनमेंट पे लेके चलता हूं और कोड करके दिखाऊंगा। और फिर से एक बार बोलना चाहता हूं कि 25 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। अगर नए व्यूअर हो और या तो पहले से वीडियो देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स का शेयर करना, सो दैट हम इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके और मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे और सॉल्यूशंस लाने की। ठीक है, तो कोडिंग एनवायरनमेंट पे चलते हैं और जल्दी से आपको इसका कोड करके समझाता हूं अच्छे से कि कैसे कोड को खत्म करना है। तो गाइज यहाँ पे हम आ गए अपने लीड कोड के अंदर और जल्दी से अब हमने जो स्टेप्स आपको बताए थे उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम अपना कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्रिड गिवन है, फॉर एग्जांपल ये हमारी ग्रिड है जिसके अंदर आपको पता ही है मैट्रिक्स आपको इस तरीके से गिवन होगी, वेक्टर ऑफ वेक्टर होगा, 2D वेक्टर आपको गिवन होगी। तो जल्दी से इस ग्रिड के एन और एम निकाल लेते हैं। एन और एम मतलब उसके डायमेंशंस निकाल लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट एम इज इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज। इतना तो आपको समझ ही आता होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा पूरे ग्रिड के जितने भी ये जैसे समझ लो ये 4x4 की है, तो यहाँ पे मेरे n और m की वैल्यू 4,4 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने m निकाल दिया, इसी तरीके से मैं n भी निकाल लेता हूँ। तो n मेरा क्या हो जाएगा, ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। ये मेरे कॉलम का साइज बताएगा, m मेरे रो का साइज बताएगा। ठीक है, तो मैंने कॉलम और रो निकाल लिया है। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे पहले मैं आपको रिकर्जन के थ्रू करके दिखा देता हूँ, फिर इसका डीपी वर्जन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो डीपी वर्जन कैसे क्रिएट करते हैं रिकर्जन के थ्रू, वो भी इसी कोड में आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे एक सिंपल रिकर्जन के कोड को आप डीपी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब आपको सबसे पहले मैंने बताया कि आपको अपने 0th रो, दैट मींस ये वाली रो के अंदर हर एक एलिमेंट के अंदर इटरेट करना है। तो आपको पता है इस कॉलम में 4 एलिमेंट्स है, तो आप जल्दी से यहाँ पे एक फॉर लूप लिख लोगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0। इस रो में 4 एलिमेंट्स है, तो आप इस रो के अंदर इटरेट करोगे, तो फॉर i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक हो जाएगा आपका। ठीक है, i लेस देन n तक हो जाएगा, सॉरी i लेस देन m तक हो जाएगा और फिर i प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपने सिंपली एक आंसर निकालना है कि हर एक एलिमेंट से एक आंसर निकले। फॉर एग्जांपल 2 से एक आंसर निकले, 4 से आंसर निकले, 3 से निकले और 5 से निकले। इतना काम आपको करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेना है। मैं यहाँ पे ऊपर ही एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट मैक्स आंसर। ठीक है, ये मैंने बना के इसको 0 स्टोर कर लिया और अब हर एलिमेंट से मेरी मैक्स एक वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो समझ लो एक वैल्यू निकल के आ रही है वैल, जो कि मैं एक हेल्पर फंक्शन होगा जो मैं बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं रिकर्जन कॉल करूंगा, उससे एक आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो हेल्पर फंक्शन एक आंसर देगा। इस हेल्पर फंक्शन के अंदर हम क्या क्या भेजेंगे, हम सबसे पहले अपना करंट रो भेजेंगे, तो आई भेजेंगे, उसका जो करंट मतलब ये कॉलम भेजेंगे
उसके बाद हम उसका करंट जो उसके रो है वो भेजेंगे, तो वो 0 भेज दी हमने। उसके बाद हम इसके साथ सबसे पहले भेजेंगे ग्रिड भेजेंगे, मतलब जो हमारी जो मैट्रिक्स है वो भेजेंगे, एम भेजेंगे और एम भेजेंगे, ठीक है। तो एम और एन हमारे जो जितने भी साइज है वो हमने भेज दिए। ये हमारा क्या करेगा, एक हेल्पर फंक्शन कॉल करेगा जो हमें को मैक्सिमम वैल्यू 2 से अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूं तो मैं कितना रास्ता चल सकता हूं वो वैल्यू निकालेगा, 4 से कितना रास्ता चल सकता हूं वो वैल्यू निकालेगा, 3 से कितना चल सकता हूं वो, और ऐसे 5 से कितना चल सकता है वो, ये मेरे वैल के अंदर आएगा। अब मुझे इन चारों में से जो भी मैक्सिमम है वो मेरा स्टोर करना है, तो हर बार एक वैल से आंसर आएगा, उसको मैं कंपेयर कर लूंगा अपने मैक्स आंसर से और उसको स्टोर करा लूंगा, ठीक है। तो ये तो आपको सिंपल है, ये करके वैल आपने स्टोर करा लिया, इतना काम आपका हो जाएगा। एंड में आपको अपना मैक्स आंसर को रिटर्न करना है, तो मैक्स आंसर आप अपना एंड में रिटर्न करोगे, इतना काम आपने कर लिया। उसके बाद आपको ये हेल्पर फंक्शन लिखना है, तो हेल्पर फंक्शन लिखने का सिंपल सा काम है, इन टाइप का हेल्पर फंक्शन है। इसमें आपने सबसे पहले एक आई भेजा है, इंट जे भेजा है, उसके बाद आपने इसके अंदर एक ग्रिड भेजी है, तो ग्रिड यहीं से कॉपी कर लेते हैं सीधा, ये हमारी ग्रिड हो गई, तो ग्रिड ये हो गई, और उसके बाद हमने भेजा इसके अंदर एम, और इसके बाद हमने भेजा एन। तो इतना आई गेस आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे एक बेस केस आएगा। बेस केस क्या होता है, बेस केस होगा कि भाई जब भी हमारा ग्रिड जो है खत्म हो जाए, मतलब हम अपने ग्रिड के बाहर जा चुके हैं। ग्रिड के बाहर कैसे जाएंगे, जब हमारी जे की वैल्यू जो है वो n-1 हो जाएगी। अगर आप मूव कर रहे हो, आपके मूव करते करते आप अगर आपकी ग्रिड ही खत्म हो गई तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब आपका इफ जो हमारा j इज इक्वल टू n-1 हो गया, मतलब j की वैल्यू लास्ट इंडेक्स से पहुंच गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है उसके बाद आगे मूव करना, तो आपको कुछ नहीं, यहाँ से रिटर्न 0 कर देना है यार। तो यहाँ से आप कोई आंसर नहीं निकाल सकते, तो आप यहाँ से रिटर्न 0 कर दोगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको 3 डायरेक्शन में मूव कर सकते हो आप। आपको पता है अगर आप यहाँ पे हो 2 पे, तो 2 से या तो ऊपर जाओगे, या तो राइट में जाओगे, या तो नीचे जाओगे, तीनों डायरेक्शन में मूव करके देखोगे और देखोगे किस डायरेक्शन से मेरे पास मैक्सिमम आंसर आ रहा है। जो भी मेरा मैक्सिमम आंसर होगा वो मैं मैक्सिमम आंसर को रिटर्न कर दूंगा। सिंपल सी चीज है ना, 2 से या तो ऊपर, या तो राइट, या तो नीचे, तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं, और तीनों डायरेक्शन में मूव करने के बाद आपका जो भी मैक्सिमम आंसर होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं 3 डायरेक्शन में मूव करूंगा, तो मैं 3 डायरेक्शन के आंसर्स को स्टोर करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसमें मैं तीनों डायरेक्शन के आंसर को स्टोर करता हूं। जैसे कि मैं राइट अप बना लेता हूं, ये 0 कर दिया, राइट सिंपल राइट बना लेता हूं, और एक राइट डाउन बना लेता हूं, ठीक है। इतना काम आपने कर लिया है, ठीक है। ये 3 मेरे डायरेक्शंस हो गए, एक मैं राइट अप से आंसर लाऊंगा, एक राइट से आंसर लाऊंगा, एक राइट डाउन से आंसर लाऊंगा, और तीनों में से मेरा जो भी मैक्सिमम आंसर होगा वो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो भी मैक्सिमम आंसर हो सकता है वो होगा, ठीक है। तो ऐसे अब मैं तीनों में इटरेट करूंगा, पहले राइट अप को निकाल के लाऊंगा, फिर राइट को निकाल के लाऊंगा, और राइट डाउन को निकाल के लाऊंगा, ठीक है। तो अब मेरे को राइट अप जाने के लिए कंस्ट्रेंट देखना पड़ेगा, भाई मैं किसी भी नंबर के राइट अप पे तभी जा सकता हूं कि वो एग्जिस्ट करता हो, मतलब 2 के ऊपर कुछ है ही नहीं तो मैं वहां पे जा नहीं सकता ना, वरना तो मेरी नल वैल्यू पे मैं इटरेट करूंगा मेरा इंडेक्स। तो मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई 2 के ऊपर मैं जा भी सकता हूं या नहीं जा सकता, राइट अप मेरा पॉसिबल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज चेक करूंगा कि भाई मेरा अगर आई बड़ा है 0 से, मतलब आई 0 पे है, तो आपको पता है मतलब आप यहां पे 0 रो पे हो तो आप ऊपर नहीं जा सकते हो, इतना आपको पता चल गया। मतलब आप ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि आपको पता है ऊपर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको आई हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। दैट मींस अगर आप फर्स्ट रो पे होगे तब से ही आप ऊपर जा सकते हो, मतलब फर्स्ट रो पे अगर 5 पे हो तो 5 के डायगोनल ऊपर 4 आप जा सकते हो, मगर 2 के डायगोनल ऊपर आप नहीं जा सकते। तो आपका आई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ साथ में आपका जो ग्रिड की आई कॉमा जे की वैल्यू है वो जो है वो छोटी होनी चाहिए आपके ग्रिड ऑफ i-1 और j+1 से। दैट मींस आपको पता है कंस्ट्रेंट है कि अगर आप डायगोनली ऊपर जा रहे हो तो आपका जो डायगोनली ऊपर वाला एलिमेंट है वो आपको करंट एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, ये आपके ऊपर जाने की कंडीशन है। मैं यहां पे लिख देता हूं, राइट अप की कंडीशन आपने यहां पे लिख दी है, ये आपने मूव करा है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहां से एक आपको अपना आंसर निकालना है जो कि आप राइट अप में स्टोर करोगे, ठीक है। तो राइट अप के अंदर आप ये स्टोर करोगे और ये निकलेगा आपका एक स्टेप आपने मूव करा है तो 1, एक स्टेप हर बार आप जैसे मान लो यहां से ऊपर जा रहे हो तो आप एक स्टेप मूव कर रहे हो, उतना आपने 1 प्लस आप उसका रिकर्सिव कॉल मार दोगे कि भाई यहां से ऊपर जाने के लिए मेरे को एक स्टेप लगा, अब वहां से अगले आगे जाने पे कितने स्टेप लगेंगे वो रिकर्जन अपने आप निकाल कर लाएगा। तो आपने फिर से हेल्पर फंक्शन को कॉल कर दिया है, इस बार आप i-1 कर दोगे यहाँ पे क्योंकि आप एक स्टेप मतलब एक रो ऊपर जा चुके हो, और j+1 कर दोगे क्योंकि आप एक j कॉलम में भी एक स्टेप आगे जा चुके हो, और उसके बाद आप अपने यहाँ पे ग्रिड पास कर दोगे, एक m पास कर दोगे और अपना n पास कर दोगे। इतना काम आपने कर लिया है, इससे आपका राइट अप का आंसर निकल आ जाएगा। सेम तरीके से अब आप अपने नॉर्मल राइट का आंसर भी निकाल के लाओगे, तो राइट का आंसर यहाँ पे निकालोगे आप, ठीक है। तो राइट का आंसर निकालने के लिए आपको कुछ कंडीशन चेक नहीं करनी इस बार आपके पास, क्योंकि कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपका n-1 हो जाएगा तो ऑलरेडी 0 रिटर्न कर देगा। तो आपको बस सिंपल चेक करना है कि आप राइट में जा सकते हो, और जाने की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका जो करंट एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए
मतलब जो आपका करंट एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए अपने नेक्स्ट राइट एलिमेंट से। तो आपको बस यहाँ पे ये सिंपल वाली कंडीशन चेक करनी है कि आपका जो करंट एलिमेंट है वो छोटा है अपने नेक्स्ट एलिमेंट से। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ कंडीशन और यहाँ पे अंदर चेंजेस कर दूंगा। तो ग्रिड आई जे मेरा छोटा होना चाहिए ग्रिड आई जे प्लस 1 से, ठीक है। इतना आपको बस ये कंडीशन चेक करनी है। अगर ये मेरी कंडीशन ठीक है तो मैं अपने राइट वेरिएबल के अंदर फिर से ये चीज स्टोर कर लूंगा। तो फिर से एक स्टेप लगेगा मुझे राइट जाने में और फिर मैं बाकी स्टेप्स के लिए अपना हेल्पर फंक्शन कॉल कर दूंगा जिसमें मैं अपने आई जे प्लस 1 भेज दूंगा। ये मैंने राइट के लिए कर लिया। अब मैं राइट डाउन के लिए करूंगा, सॉरी ये मैंने राइट के लिए कर लिया है। अब मैं राइट डाउन के लिए निकालूंगा आंसर, ठीक है। तो फिर से वही कंडीशन चेक करूंगा। इस बार मेरे को चेक करना है कि भाई राइट डाउन जा रहा हूं तो मेरे डाउन में एलिमेंट प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर 13 पे हूं तो 13 के राइट डाउन में नहीं जा सकता हूं, ठीक है। तो आपको अपना ये कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी फिर से कि भाई मेरा जो आई है वो लेस देन होना चाहिए m-1 से। अगर ये है तभी मैं नीचे जा सकता हूं, वरना तो मैं नीचे जा ही नहीं सकता। और एक और फिर अपनी वही कंडीशन कि भाई जो मेरे ग्रिड की करंट वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए मेरे नेक्स्ट ग्रिड की वैल्यू से, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन यहाँ पे एक बार यहाँ पे डाल लेते हैं। कंडीशन मैंने डाल ली। इसमें इस बार i-1 नहीं, इस बार i+1 होगा यहाँ पे क्योंकि आप नीचे जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपने कंडीशन चेक करी है। इसके बाद अगर आपका यहाँ पे राइट डाउन में आपका ये आंसर जो है स्टोर हो जाएगा। तो राइट डाउन में फिर से आप ये कॉपी करके स्टोर कर सकते हो। इस बार i+1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने तीनों वेरिएबल के अंदर एक आंसर निकाल लिया। एक राइट अप के अंदर आ जाएगा, एक राइट के अंदर आ जाएगा और एक राइट डाउन अप के अंदर आ जाएगा। तो मतलब तीनों राइट अप, राइट डाउन, राइट और राइट डाउन के अंदर आपने आंसर स्टोर कर लिया। अब आप इन तीनों डायरेक्शन में से भी जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसमें से जो मैक्सिमम आंसर आ रहा है वही आप अपना रिटर्न करोगे। तो सिंपल आप यहाँ पे एक बार लिख देते हो कि रिटर्न कर दो मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस डाल देते हैं क्योंकि हमें तीनों का मैक्सिमम चाहिए। आपको पता है आपका मैक्स फंक्शन 2 के लिए काम करता है, बट अगर आपको उसको 3 के लिए काम कराना है तो यहाँ पे आप इसमें कर्ली ब्रेसेस डाल दो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ कर्ली ब्रेसेस डाल दिए तो अब मैं 3 एलिमेंट्स भी इसके अंदर डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट डाल दूंगा। एक तो राइट अप के से चेक, एक बार राइट अप से चेक करना है, दूसरा खाली राइट से चेक करना है और एक राइट में यहाँ पे राइट डाउन से चेक करना है। ये तीनों से आपको चेक करके आंसर देना है। तो अब एक बार जरा रन करके देखते हैं कोई हमें एरर तो नहीं दे रहा रिकर्जन के कोड में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू आ सकता है बट नहीं, रिकर्जन के कोड में अभी यहाँ पे हमारे को कोई एरर नहीं दे रहा है। आपके रिकर्जन का कोड जो है डायरेक्टली आपके दोनों सैंपल टेस्ट केसेस पे पास हो चुका है। और आपको थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रही हो तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। इतना काम आपका हो गया। एक बार सबमिट करके देखते हैं कि क्या हमारा खाली रिकर्जन का कोड सबमिट हो रहा है। देखो हाँ, तो क्योंकि आपका बहुत बड़ा टेस्ट केस आया तो आपका यहाँ पे टीएलई मार गया। तो हमें इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए इसको डीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डीपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 स्टेप करने हैं और लिटरली आप देखो आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे डीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक डीपी वेक्टर बनानी पड़ेगी और डीपी वेक्टर आपकी डिपेंड करेगी कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे आप काम कर रहे हो। क्योंकि हम यहाँ पे 2 वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, मतलब हमारा n और m एक साथ चेंज हो रहा है, हमारी रो कॉलम चेंज हो रही है, तो मतलब दो हमारे वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे 2D डीपी बनाएंगे। 2D डीपी कैसे बनती है? 2D वेक्टर बना लो, जैसे ग्रिड है तो यहाँ पे मैंने 2D वेक्टर एक क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया डीपी। इसके अंदर मेरा साइज जाएगा m, वेक्टर ऑफ इंट n, -1। तो बेसिकली मैंने एक 2D डीपी बना ली, मतलब एक सेम टू सेम मैट्रिक्स बना ली जिसमें मेरे अभी तक सारे एलिमेंट्स -1 है। इस डीपी को मेरे को पास भी करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे पास भी कर देता हूं। तो यहां पे मैं सेम डीपी को अब यहां पे ऊपर फंक्शन में भी पास कर लेता हूं सो दैट कि मैं इसको कॉल कर पाऊं। तो मैंने यहां पे डीपी यहां पे भी पास कर ली है, बाय रेफरेंस पास कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम यहां पे सब में डीपी भेजेंगे जब हम इसको कॉल करेंगे। इतना काम मैंने कर लिया, मतलब मैंने डीपी हर जगह इंक्लूड कर लिया, ठीक है। ये मैंने डीपी हर जगह इंक्लूड कर लिया। अब मुझे चेक करना है कि भाई अगर मेरे क्वेश्चन में कोई भी आंसर आ जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं समझ लो इस रास्ते से चल रहा हूं, इस रास्ते से मैंने एक आंसर निकाला, उस रास्ते को मैं स्टोर करके रख लूंगा यार कि एक रास्ते से मैंने आंसर निकाल लिया है, इसको मैंने स्टोर करके रख लिया है, मेरे डीपी वेक्टर के अंदर ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी मैं आंसर को रिटर्न कर रहा हूं मैं अपने डीपी वेक्टर के अंदर स्टोर कर लूंगा। मतलब यहां पे मेरी एक लाइन में चेंज आएगा कि भाई जो भी आंसर है ना वो एक बार स्टोर कर लो आप। तो मेरे डीपी ऑफ आई ऑफ जे में ये आंसर स्टोर हो जाएगा। बस एक आपको यहां पे चेक करना है कि आपके डीपी ऑफ आई ऑफ जे में आंसर आप स्टोर कर दो, और दूसरी बार आप ऊपर जैसी यहां पे आओगे, यहां पे आपको एक बेस केस लिखना होता है कि भाई आपका अगर वो डीपी वेक्टर के अंदर ऑलरेडी आंसर प्रेजेंट है, समझ के चलो कि आपके पास आपको 10 रुपए के खुले करने हैं 2-2 रुपए के सिक्कों से, तब आपको पता है कि 10 रुपए के खुले आपको 2-2 रुपए के सिक्कों से करने हैं तो आप 5 सिक्के लगेंगे। अब अगली बार भी अगर आपको 10 रुपए के नोट को खुला करना है 2-2 रुपए के सिक्के से, तब भी तो 5 रुपए लगे, 5 ही सिक्के लगेंगे ना। तो आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया कि आपको कितने सिक्के लगेंगे, उसके बाद जब भी कोई अगर उतनी सेम वैल्यू के लिए वो आंसर मांगेगा तो आप वही आंसर डीपी वेक्टर में से देख के रिटर्न कर दोगे कि अगर भाई किसी आपने सबसे पहली बार 10 रुपए के सिक्के के लिए
5 सिक्के निकाल लिए कि भाई 10 रुपए के नोट दिया किसी ने तो 2-2 रुपए के 5 सिक्के लगेंगे। अगली बार कोई और स्टूडेंट आएगा पूछने कि सर ये लो 10 रुपए, मुझे 2-2 रुपए के सिक्के दे दो, तब आप कैलकुलेट नहीं करोगे कि हाँ भाई 2 के 5 सिक्के 10 होंगे। आप डीपी में जाके चेक करोगे कि भाई क्या मेरे 10 रुपए के लिए 2 के कितने सिक्के लगेंगे, इसका आंसर है। डीपी बोलेगा हाँ आपने पिछली बार निकाला था ना, वो मैंने स्टोर कर लिया था, तो इस बार आप देख के बोल दो। तो बस इस बार आपको यहाँ पे चेक करना है कि भाई अगर कहीं पे भी मेरे डीपी ऑफ आई और जे में -1 नहीं है, दैट मीन्स मैंने उसका आंसर पहले ही निकाल के डीपी में स्टोर कर रखा है, तो भाई फिर मैं बाद में फिर से क्यों निकालूं, मेरे को रिटर्न कर दे वही डीपी ऑफ आई और जे का आंसर, क्योंकि मुझे पहले से पता है। इतना काम कर लिया, फिर से रन करके देखते हैं। तो हमारे सैंपल टेस्ट केसेस फिर से एक्सेप्ट हो गए। अब इस बार सबमिट करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सबमिट हो रहा है। तो गाइज हमारा आंसर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और 93.5% लोगों को बीट कर रहा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा। तो आप ये सोच लो कि हमने कितनी इजीली रिकर्जन के कोड को 3 लाइन में चेंज करके डीपी में कन्वर्ट कर लिया। तो जो लोग ऐसे ही डरते हैं कि डीपी बहुत हार्ड है, नहीं होती, समझ नहीं आती, इस तरीके से अगर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डीपी कुछ नहीं है, आपको बस 3 लाइन चेंज करनी पड़ेगी। तो यही मेरा सोल्यूशन था। अगर आपको प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस टाइप की इजी एंड स्टेप वाइज वीडियो मैं लाता रहता हूं। सब्सक्राइब कर देना। 25 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। मिलता हूं आपको कल के प्रॉब्लम ऑफ द डे में। टिल देन टेक केयर।